नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है सेट नंबर 15 और इससे पहले हम लोग ने 14 सेट कवर कर चुके हैं। तो आज ये वीक का लास्ट सेट है। इस वीक में जितने भी टेस्ट हुए हैं इसका आज रात को 9 बजे से टेस्ट होगा। यानी कुल मिलाकर आज इस वीक में 4 ही सेट हुए। तो कुल मिलाकर आज 9 बजे जो टेस्ट होगा वो आपका 100 प्रश्नों का टेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस सेट को देख लेते हैं एक बार, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद हम लोग आगे का सेट देखेंगे। पिछले सेट में प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रसित की गई है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग जो होता है लाल हो जाता है। तो ये मैग्नीज डाई ऑक्साइड के कारण होता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यह आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ये मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। देखते हैं आज सेट नंबर 15 में 1857 के 1857 की जो संग्राम हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो लखनऊ में किसके द्वारा किया गया था, नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। बेगम हजरत महल और इनके बेटे के द्वारा के जो है लखनऊ में इसका संचालन किया जा रहा था इस क्रांति का। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसको दबाने वाला जो अंग्रेज था वो कौन था। तो यह मेजर कैंपबेल के द्वारा यह इस क्रांति को दबा दिया गया था। इसके अलावा ये प्रश्न में अक्सर पूछता है कि कौन से क्षेत्र से कहाँ कौन इसका जो नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा कौन जो है इस विद्रोह को दबाए थे, तो ये सब पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा जब हम बिहार की देखते हैं तो आपको पता है बाबू कुंवर सिंह इस बिहार में जो है इस 1857 की क्रांति का विद्रोह नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें विलियम टेलर के द्वारा दबा दिया गया था। इसके अलावा दिल्ली में हम देखें तो बहादुर शाह के द्वारा किया गया था। और कानपुर में नाना साहेब के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1927 में इसका गठन किया गया था। 1927 में इसका गठन किया गया था और भारत में जो ये लागू हुआ था 1928 में। भारत में जो लागू हुआ था 1928 में साइमन कमीशन आयोग आया था। इसके अलावा इसका जो मूल मूल उद्देश्य था वो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था। इसका जो मूल उद्देश्य था साइमन कमीशन आयोग का, वो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था। इसी ब- इस क्योंकि इस आयोग में सभी अधिकारी जो थे वो अंग्रेज थे, जिसकी वजह से भारत में जो है साइमन गो बैक का नारा भी लगाया भी गया था। इसमें लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया था ये। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया था। और इसी साइमन गो बैक के नारा लगाते समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी लाठी के मार की वजह से। भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था। तो भारतीय तिरंगे को झंडा यानी कि तिरंगे झंडे को सबसे पहले कहाँ फहराया गया था, कौन फहराया गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। कहाँ पे, यह 21 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1931 को फहराया गया था रात को 12 बजे रावी नदी के तट पे लाहौर में। लाहौर में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये तिरंगा फहराया गया था। गांधी ने 1932 में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था। गांधी जी के द्वारा 1932 में जो उपवास किया गया था वो किस लिए किया गया था। तो यह जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय लाया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी हिंदू मुस्लिम और सिखों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था इसमें किया गया था। इसी को देखते हुए, इसी का विद्रोह करते हुए गांधी जी के द्वारा 1932 में यरवदा जेल में जो है अमरन अनशन का उपवास किए थे। गांधी जी के द्वारा यरवदा जेल में
आमरण अनशन का उपवास किए थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के सिखों के धर्म को लेकर अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया जाए। ये कौन लाया था? तो यह रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। एक 2 से लेकर के 9 मंडल होता है। लेकिन बाद में जो है 1 और 10 को बाद में जोड़ा गया था। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि यह किस देवता से है? तो यह सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता यानी कि वनस्पति देवता से वनस्पति देवता से संबंधित है। उनके द्वारा यह उनके ऊपर यह नव नव मंडल जो है समर्पित है। याद रखेंगे कि 1 और 10 जो है मंडल वो बाद में जोड़ा गया था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था, राजगीर में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। इसके जो इस वक्त जो शासन थे वो किसका था? अजात शत्रु। अजात शत्रु का काल था और यह राजगीर में हुआ था। तो ये तीनों चीज को आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में हुई थी। तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। चौथे बौद्ध संगीति में ही ये बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है? अदीना मस्जिद का निर्माण जो है प्रश्न में पूछ रहा है किस शासक में के द्वारा किया गया था? तो अदीना जो मस्जिद है वह बंगाल में हुआ था। यह सुल्तान सिकंदर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सुल्तान सिकंदर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कहाँ? बंगाल में। बंगाल के यह शासक था। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी कवि था? अबुल हसन का जो अबुल हसन नाम का एक जो चित्रकारी था वह किस शासक के दरबारी में रहता था? तो यह जहांगीर का जो काल था वह चित्रकाल का यह स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर का जो काल था वह जहांगीर के कालखंड को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि इस जहांगीर के कालक्रम के दौरान जो है ना इसमें बहुत ज्यादा जो है चित्रकारों का विकास हुआ था। इसके अलावा जो अबुल हसन के अलावा इसके दरबार में एक और जो है ना हुआ करते थे, बिशन दास। बिशन दास, मनोहर दास। ये दो और चित्रकार भी हुआ करते थे। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि स्वर्ण युग का जो ये प्रश्न भी पूछता है चित्रकाल का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के कालखंड को कहा जाता है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी खेल जो है यह गोल्फ से यह संबंधित है। मेजर ध्यानचंद जो थे इसी खेल से संबंधित थे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर इस्पात सॉरी इस प्रश्न में हम अभी जो बात बोले मेजर ध्यानचंद, ये सॉरी मेजर ध्यानचंद नहीं था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यह कहाँ पे है? तो यह ब्रिटेन की सहायता से बंगाल में खोला गया था। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर जो है यह कहाँ खोला गया था? बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। इसके अलावा जब हम भिलाई और जो बोकारो जो है बिहार झारखंड में, यह भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ और बोकारो, ये दोनों जो है रूस के सहायता से इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में है और बोकारो जो है यह झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको यह सुमेलित चुनना है कि कौन सुमेलित नहीं है। धौलावीर जो है यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में है।
काली राखी गढ़ी यह घग्गर नदी किनारे है, और रोपड़ जो है यह सतलज नदी के पास है। इसके अलावा कालीबंगन जो है यह सुमेलित नहीं है, तो यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि यह लूनी नदी नहीं होगा, यह घग्गर नदी होगा। घग्गर नदी होगा। यह कहाँ है? राजस्थान में। तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो आपको पता है कि आश्रम को जो है, आश्रम चार वर्णों में बटा हुआ था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो है ये सब आश्रम का वर्णन जलोपनिषद के में मिलता है। जावल जावलोपनिषद में ये इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का चर्चा किया गया है। आश्रम की जब हम बात करते हैं तो इसको चार वर्णों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और एक और था संन्यास जीवन। तो इसका चर्चा कहाँ पे है? जावलोपनिषद में है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो महाराजा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था, और इसका जो उत्तराधिकारी बने थे वो खड़क सिंह थे। इसके उत्तराधिकारी जो थे वो खड़क सिंह थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी रणजीत सिंह की 1839 में हुई थी। इनको शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह चालुक्य वंश के एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने एहोल अभिलेख लिखवाया था। इसमें बताया था कि अपने विजय की गाथा इसमें बताई थी। इनके द्वारा जो हर्षवर्धन को हराने की इसमें जानकारी मिलती है, उसी की चर्चा इसमें एहोल अभिलेख में किया गया है। उत्तर भारत के हर्षवर्धन को इन्होंने बुरी तरह से पराजित किया था, और उसी में इनकी चर्चा की गई। वल्लभचार प्रवर्तक थे। वल्लभचार किसके प्रवर्तक थे? तो ये शूद्राद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अब वल्लभचार जो प्रवर्तक थे, शूद्राद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इसके अलावा जो और हम देखते हैं तो इसमें अद्वैतवाद ये शंकराचार्य के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद ये शंकराचार्य के प्रवर्तक थे। शंकराचार्य। इसके अलावा द्वैतवाद की हम बात करें तो ये माधवाचार्य और द्वैताद्वैतवाद की बात करें तो यह आचार्य निम्बार्क। इसके पहले भी माधवाचार्य के बारे में भी हम लोग पिछले सेट में कवर कर चुके हैं। मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन भी दी थी? तो यह गुरु बीबी भानी जो पुत्री थी यह गुरु अमरदास की पुत्री थी। गुरु अमरदास की पुत्री थी बीबी भानु, जिनको मुगल मुगल शासक अकबर के द्वारा जो है 500 बीघा जमीन दिया गया था। 500 बीघा जमीन दिया गया था। और फिर यही बीबी भानी जो है रामदास से इनकी शादी हुई, और रामदास के द्वारा ही अमृतसर, इसी 500 जमीन पर अमृतसर नगर स्थापित किया गया था। पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह पाइका विद्रोह किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था? तो पाइका यह बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। कहाँ? उड़ीसा में। किस लिए किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह में यह 1817 में बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने विरोध किया था, जिसे पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसकी नदी दी हुई है। प्रश्न कर रहा है कि जो परियोजनाएं हैं यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो बगलिहार परियोजना जो है यह कहाँ स्थित है? बगलिहार परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर स्थित है। इसके अलावा उकाई परियोजना जो है यह तापी नदी पर स्थित है।
इसके अलावा उकाई परियोजना जो है कहाँ है? तापी नदी पे है। तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पे है। और जायकवाड़ी जो है यह गोदावरी नदी पे है। तो इसमें ऑप्शन मिलाइए आप कि इसमें जो है कौन सही होगा। तो पहला ए के 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी के 2, सॉरी ए के 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए नहीं होगा। ए के इसमें आप मिला सकते हैं, ए के 3 होगा, बी के 1, सी के कौन होगा 2, और डी के होगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो राष्ट्रीय जनसंख्या आय। प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को हम जनसंख्या से भाग देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या चीज हम करेंगे, किसी देश की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या में भाग देंगे तो हम क्या होगा, बराबर होगा राष्ट्रीय आय, आय बटा में जनसंख्या। तो हम क्या प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला के तौर पे आप इससे जो है समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या। तो इसमें देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको सही नजर आएगा। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे अगर इक्वल टू होगा तो राष्ट्रीय आय बटा में इधर से ऐसे कर देंगे तो जनसंख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। दिन रात जिस कारण होते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि दिन और रात जो होता है वह किसके कारण से होता है। तो यह पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण यानी कि घूर्णन गति, घूर्णन गति के कारण यह दिन और रात होता है। और परिक्रमण की बात करते हैं तो यह सूर्य की परिक्रमा 24 घंटे में करता है। इससे साल बदलता है और मौसम भी बदलता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को हम देखते हैं तो यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। यह कहाँ है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। इसकी जो हाइट है वह 2696 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामुदई है। अन्नामुदई, अन्नामलाई की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामुदई है। अन्नामुदी। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। इसका विभाजन जो है वह किस आधार पे किया गया है? गारो, खासी और जयंतिया जो है यह मेघालय के 3 पठार है। तो प्रश्न में कह रहा है कि इसको बांटा किस आधार पे गया है। तो यह जनजातीय के आधार पे बांटा गया है, क्योंकि मेघालय के पठार पर जो इसी 3 नाम से जनजातियां भी है, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति भी एक 3 प्रकार की जनजाति भी है। तो इसी जनजाति के आधार पे भी पठारों का नाम इस रखा गया है। तो आप ऐसे ये 2 चीज में देखने को मिला कि गारो खासी जंतिया जो है यह मेघालय की पठार है, और इसके अलावा गारो खासी जंतिया जो है मेघालय की एक जनजाति भी है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से सॉरी, वो क्या है कि थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रहा है मेरा। ये देखते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र और आर्द्र जो हवाएं हैं वो उसको पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको ये हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में जो जाना चाहिए उसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में जो आर्द्र हवाएं चलती है उसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में जो चलती है उसे कॉफी वर्षा के नाम से जानते हैं। कॉफी वर्षा जो है यह कर्नाटक में चलती है।
जब आप हवाई भरेंगे तो उसमें आपको भी भरने को मिलेगा। केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जब हम इस तरह से मैप देखते हैं तो इसमें जो है ना, ये केरल की जब हम बात करेंगे तो ये इस क्षेत्र पे आ जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र पे आएगा, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है, केरल के तटीय भाग को क्षेत्र को कहा जाता है ये मालाबार तट। इसे मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार। इसके अलावा गुजरात से जब गोवा की जब हम बात करते हैं इसे तो कोंकण तट कहा जाता है। गुजरात से या गोवा की हम बात करेंगे तो यह कोंकण तट हो जाता है। कोंकण तट। अब क्षेत्र को इंडिकेट कर देख समझ सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र है ये। इसके अलावा जो है, गोवा से जब मंगलुरु की बात करते हैं तो केंद्रा तट होता है। केंद्रा तट होता है, और मंगलुरु से जब कन्याकुमारी कुमारी को देखते हैं तो इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। बादामी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से संबंधित है? बादामी क्रांति जो है वह पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कि श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, तो ये सब उससे ये उसी से संबंधित है। तो यह जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। इसकी चर्चा हम पिछले सेट में भी कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज का प्रश्न को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खसरा या मिसल या जिसे मेसल्स के नाम से जानते हैं, ये किसके कारण से होता है? दूसरा है, वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान पर तरल होता है? तीसरा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? लीडर समाचार पत्र यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये कुछ 4 प्रश्न हैं, आपको कमेंट में बताना है। और आज रात को 9 बजे से टुडे 9 PM 100 क्वेश्चन सेट टेस्ट प्रीवियस सेट दिस वीक। तो आप इसे यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे को प्यार करिए, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।